दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज अपन राजस्थान का प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लेंगे और ओवरऑल भी देखा जाए तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाला जो भी अपना सिलेबस है या कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, तो अपनी ओवरऑल अंतिम क्लास रहेगी। ठीक है, वैसे अपन लगभग सभी टॉपिक है जो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे स्टार्टिंग में राजवंश पढ़े थे, ठीक है, मेवाड़ का, मारवाड़ का, जयपुर का, झालावाड़, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर, ठीक है, बीकानेर, धौलपुर, जालोर, करौली वाला भी अपन पढ़ लिए हैं। तो अपन स्टार्टिंग में राजवंश पढ़े थे और उसके बाद में फिर आगे धीरे धीरे फिर जैसे प्रजामंडल वगैरह एकीकरण सब पढ़ लिए हैं। कला संस्कृति के अंदर जो यानी पहले स्थापत्य कला में जो दुर्ग और किले भी पढ़ लिए थे। फिर कला संस्कृति में भी अपन जो नाट्य थे, लोक नृत्य थे, देवी देवता थे, ठीक है, प्रमुख संत और संप्रदाय थे, ये भी कंप्लीट कर लिए हैं। संगीत घराने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो अंत में अपन राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, तो आज उसकी भी अपनी अंतिम क्लास है। वैसे अपन आगे वापस रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो और उसमें थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। तो आज बात करते हैं जो अंतिम क्लास में जो बचा हुआ है राजस्थान का प्राचीन इतिहास का जो टॉपिक है, जो थोड़ा सा पार्ट है, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, ठीक है, गुप्त काल की हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो इसका जो एक मुख्य केंद्र था गुप्त काल का राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में गुप्त काल का मुख्य केंद्र था बयाना था। ठीक है, बयाना जो भरतपुर में, ठीक है, बयाना भरतपुर गुप्त काल का एक मुख्य और एक बड़ा केंद्र था। राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, ना कि ओवरऑल इंडिया की। राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राजस्थान में गुप्तों का मुख्य केंद्र, मुख्य ठिकाना था या मुख्य जो क्षेत्र था, ये बयाना भरतपुर वाला क्षेत्र था। ठीक है, देखिए जो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है अपने को कि बयाना पर समुद्रगुप्त आक्रमण करता है। ठीक है, देखिए बयाना पर समुद्रगुप्त आक्रमण करता है और यहां पर एक विजय स्तंभ बनाता है। ठीक है, देखिए विजय स्तंभ अपन एक ही विजय स्तंभ को इंपॉर्टेंट तरीके से जानते हैं, मुख्य रूप से पढ़ते हैं जो चित्तौड़ वाले विजय स्तंभ को। ठीक है, लेकिन इसको भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से बन जाता है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ या राजस्थान का पहला स्तंभ कौन सा है या कहां पर है, तो भाई ये है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है, जो ये बयाना वाला माना जाता है, समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था। समुद्रगुप्त बयाना पर आक्रमण करता है और यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। देखिए विष्णुवर्धन की बात करते हैं। ठीक है, विष्णुवर्धन गुप्तों का एक सामंत था। ठीक है, गुप्तों का एक सामंत था विष्णुवर्धन। देखिए जो ये वरिक वंश का था, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ये भी लिख लेना या ये भी पता पड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, जो विष्णुवर्धन था ये वरिक वंश का था। ठीक है, तो इस बात से ये पता चलता है कि बयाना में वरिक वंश का भी शासन रहा था। ठीक है, बयाना में वरिक वंश का भी शासन रहा था, ये लिख लेना। विष्णुवर्धन ये वरिक वंश का था, यानी गुप्तों का एक सामंत था। ठीक है, तो विष्णुवर्धन ने जो यानी वरिक वंश का था और गुप्तों का एक सामंत था, यहां पर एक लाट का निर्माण करवाया था जिसे भीमलाट कहते हैं। गुप्तों के सामंत विष्णुवर्धन ने बयाना में भीमलाट का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर ध्यान रखना, ये वरिक वंश का था और गुप्तों का सामंत था। भीमलाट का निर्माण करवाया था विष्णुवर्धन ने। देखिए विष्णुवर्धन के समय का एक अभिलेख मिलता है।
ठीक है। विष्णुवर्धन के समय का एक अभिलेख भी मिलता है जिसको विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं या विजय मंदिरगढ़ अभिलेख कहते हैं। या थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि बयाना का जो प्राचीन नाम या बयाना को और किस नाम से जाना जाता है था पहले। तो देखिए ऑप्शन में आएगा विजय मंदिरगढ़। तो बयाना का जो प्राचीन नाम मिलता है विजय मंदिरगढ़ मिलता है और विष्णुवर्धन के समय का एक अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख का नाम भी विजय मंदिरगढ़ ही है। ठीक है, यह अभिलेख है 392 ईस्वी का। ठीक है, तो आप लिख लेना विजय मंदिरगढ़ अभिलेख विष्णुवर्धन से संबंधित अभिलेख है, 392 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, और बयाना का नाम विजय मंदिरगढ़ मिलता है। लेकिन इसके बाद में बात करते हैं और आगे ऊषा लाट भी है बयाना में। ठीक है, इसकी भी थोड़ी मैं जानकारी दूंगा। सॉरी, ऊषा लाट में ऊषा मंदिर। देखिए भगवान श्री कृष्ण के एक वंशज हुए थे अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के एक वंशज हुए थे अनिरुद्ध सिंह। देखिए अनिरुद्ध सिंह की एक रानी थी उषा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज अनिरुद्ध सिंह की रानी थी उषा। तो उषा जो रानी थी अनिरुद्ध सिंह की, उनकी याद में, ठीक है, उनकी याद में एक और दूसरी रानी हुए हैं चित्रलेखा। तो चित्रलेखा ने बनाया था। ठीक है, देखिए जो प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन था, तो लक्ष्मण सेन की जो रानी थी चित्रलेखा, चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अपने को ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना है, जो किसकी रानी थी, किसकी जो पत्नी थी, वो ज्यादा याद नहीं रखना है। थोड़ी सी बात समझाने के लिए बताया हूं। उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा ने करवाया था। ये चित्रलेखा ने बयाना में किस मंदिर का निर्माण करवाया? भाई और भी वो छोटे मोटे मंदिरों का निर्माण करवाया होगा चित्रलेखा ने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा ने करवाया था। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा और जो उषा थी, जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज अनिरुद्ध सिंह की रानी थी या पत्नी थी उषा। तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी उषा की याद में लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। यह थोड़ा समझना, किसकी रानी थी, किसकी रानी की याद में बनाया था यो मंदिर। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के फैक्ट आता है, लेकिन ये इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अपने जो क्वेश्चन बन सकता है तो इस प्रकार से बन सकता है, उषा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, अब आगे बात करें बयाना की। देखिए ये गुप्त काल की जो बयाना से रिलेटेड जानकारी मिलती है अपने को। अब मध्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, मध्यकाल में बयाना जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, नील की खेती की जाती है जिस, ठीक है, नील की खेती की जाती है, ये आपको थोड़ा समझना होगा। नील की खेती की जाती है। तो मध्यकाल में जो बयाना वाला क्षेत्र है ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। नील को इंडिगो भी कहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए बयाना के जो एक स्थान है नगला छेल। ठीक है, ये स्थान है बयाना में। ये बयाना का जो नगला छेल स्थान है, यहां से कुछ गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। ठीक है भाई, कुछ का मतलब करने की कोशिश करूं मैं, तो बयाना का जो ये नगलाछेल नामक स्थान है, यहां से गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अपन एक जनपद की बात किए थे, तो जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं तो मालव जनपद के मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान में गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं बयाना के नगलाछेल से। तो ऑप्शन में नगलाछेल भी आ सकता है और बयाना भी आ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो बयाना के नगलाछेल से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। ये फैक्ट थे बयाना के। वापस रिवीजन करें, बयाना भरतपुर में है। ठीक है, समुद्रगुप्त बयाना पर आक्रमण करता है। आक्रमण करके विजय यानी जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, और ये जो विजय स्तंभ है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। ठीक है, विष्णुवर्धन था गुप्तों का एक सामंत था, वरिक वंश का था ये विष्णुवर्धन। इसने बयाना में भीमलाट का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहां तक अपन बात किए थे।
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, उषा मंदिर का निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था। रानी जो चित्रलेखा थी, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी थी या रानी थी। जो उषा जो रानी थी, ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। उषा की याद में चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। नगलाछेल नामक स्थान है बयाना में, यहां पर सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। और बात करें गुप्त काल की, एक अभिलेख मिलता है बड़वा अभिलेख। देखिए जो बड़वा अभिलेख है ये 238 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है। ये 12 से प्राप्त होता है। 238 ईस्वी का अभिलेख है। इस अभिलेख से मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के किस स्थान से मोखरी वंश की जानकारी मिलती है? 12 से। राजस्थान के किस अभिलेख से मोखरी वंश की जानकारी मिलती है? बड़वा अभिलेख 12 से। बड़वा अभिलेख जो 12 से प्राप्त होता है वो कौन सी ईस्वी का अभिलेख है? 238 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है। देखिए जो मोखरी वंश के जो शासक थे या राजा थे, उन्होंने यहाँ पे यज्ञ करवाया था। ठीक है। जो मोखरी वंश के जो राजा थे या शासक थे, इन्होंने यहाँ पे यज्ञ करवाया था। यज्ञ करने के बाद में 4 स्तंभ बनवाए थे इन्होंने। ठीक है। 4 स्तंभ बनवाए थे मोखरी वंश के राजाओं ने बड़वा अभिलेख में, यानी सॉरी बड़वा अभिलेख में अपने को जानकारी मिलती है। और यहाँ पे मोखरी वंश के राजाओं ने यज्ञ करवाने के बाद में 4 स्तंभ लगवाए थे। देखिए जो ये अपने को इस प्रकार से भी जानकारी मिलती है इन चारों स्तंभों के बारे में कि ये जो 3 स्तंभ थे वो लेख युक्त थे। ठीक है। 4 में से 3 स्तंभ लेख युक्त थे, उन पर लेख मिलता है अपने को। ठीक है। लिखावट मिलती है। और जो वो स्तंभ है उनको युग कहा गया है। ये इतनी जानकारी याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए थोड़ी बेटर है भाई। ठीक है। युग उन स्तंभों को कहा जाता है जो यज्ञ करने के बाद लगवाए जाते हैं या यज्ञ करने के बाद में स्थापित करवाए जाते हैं, उनको युग कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ये थोड़ी सही जानकारी है। युग किसे कहते हैं? तो अपन भाई यज्ञ करने के बाद जो स्तंभ स्थापित किए जाते हैं, जो स्तंभ लगवाए जाते हैं, उनको युग कहते हैं। पहले यज्ञ करो, उसके बाद में स्तंभ लगवाओ। ठीक है। तो बड़वा अभिलेख 12 से प्राप्त होता है। 238 ईस्वी का अभिलेख है। मोखरी वंश की इससे जानकारी मिलती है। मोखरी वंश के राजाओं ने यहाँ पर यज्ञ करवाया था पहले, और उसके बाद में 4 स्तंभ लगवाए थे। 3 स्तंभ इनमें से लेख युक्त है और इन स्तंभों को युग कहा गया है। ठीक। ये थोड़ा बड़वा अभिलेख की जानकारी मिलती है अपने को। अब एक और बात करते हैं अभिलेख की, एक और स्थान की बात करते हैं बारडोली की, जो चित्तौड़गढ़ में है। देखिए जो अभिलेख होते हैं इनकी ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखा करो बात, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है इनका पूछने योग्य एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ये अभिलेख कहाँ से मिलता है। ठीक है। ये देखिए जो इनके सन वगैरह होते हैं ये थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं। कोई दूसरी जगह से और कोई सन मिल जाता है, लेकिन अभिलेख होते हैं उनसे ये अनुमान लगा सकते हैं भाई उस सन में लिखा होगा ये अभिलेख, तो ये तो थोड़ी जानकारी फिक्स मिलती है अपने को भाई ये अभिलेख उस समय का लिखा हुआ है। भाई ये थोड़ी ना हो सकता है भाई जो आज अगर 2023 में कोई पत्थर पे कुछ लिख दिया हो तो 2023 का ही होगा वो। ठीक है। या 2022 का लास्ट का जो कुछ जानकारियां मिल सकती है उसमें। ठीक है। तो यही होता है भाई आजकल जो भी कोई नेता वगैरह होते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, कोई भी सड़क वगैरह का, कोई बिल्डिंग का यानी शिलान्यास वगैरह करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो उस पर यही लिखा हुआ होता है। एक तो उस मंत्री का नाम, वहां का जो और कोई पार्षद सरपंच वगैरह होता है उसका नाम रहता है, उसकी डेट होती है। ठीक है। और उस क्षेत्र का नाम होता है।
तो ये अपने को वो एक प्रकार से जो ये अभिलेख होते हैं भाई, अब भी ये जो काले काले पत्थर लगाते हैं उद्घाटन वगैरह शिलान्यास करने में, ठीक है, तो अभिलेख होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सन पूछ लिया जाता है, कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट अभिलेख हो उसका सन पूछ लिया जाता है, वरना स्थान पूछा जाता है ज्यादातर। देखिए जो बारडोली का जो चित्तौड़ वाला स्थान है, जो बारडोली स्थान है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर हूण राजा मिहिरपुल की जानकारी मिलती है। पिछली क्लास में अपन बात किए थे हूण राजा मिहिरपुल की। बेहराट में बात किए थे, बेहराट में 8 बौद्ध मठों को तुड़वाया था मिहिरपुल ने। बारडोली चित्तौड़गढ़ में मिहिरपुल ने शिव आलय का निर्माण करवाया था, ठीक है, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक, ये ध्यान रखें। बात कर रहे हैं बारडोली चित्तौड़गढ़ की। बारडोली चित्तौड़गढ़ में हूण राजा मिहिरकुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, या शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए जो गुप्तों का जो अंतिम समय चल रहा था, या गुप्तों का जो अंतिम समय था, उस समय हूणों का आगमन हो गया था इस साइड, अपने साइड, ठीक है, आवागमन चल रहता है अपनी साइड या राजस्थान में, हूण आते हैं गुप्तों के अंतिम समय में, तो थोड़ा ध्यान रखना। पिछली क्लास में आपको बता दिया था, या तो तिब्बत की घाटियों से एक जाति थी, या एक मध्य एशिया से, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य एशिया की जाति मान लेते हैं अपन इसको। हूणों को पढ़ने को भी अपने को इस प्रकार से मिलता है, हूण एक मध्य एशिया की जाति थी, कुछ जगह पर तिब्बत की घाटियों में रहने वाली या निवास करने वाली जाति बताया जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। हूण राजा मिहिरकुल ने बारडोली में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, और बेहराट में 8 बौद्ध यानी मठों या मंदिरों को तुड़वाया था, ये ध्यान रखना। एक और स्थान पढ़ते हैं चारचोमा। ये चारचोमा वाला जो स्थान है ये कोटा में है, ठीक है, चारचोमा जो स्थान है ये कोटा में है। देखिए यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर मिलते हैं, यहाँ का जो ये एक फैक्ट याद रखना है, गुप्तकालीन मंदिर मिलते हैं। बड़वा अभिलेख 12 का 238 ईस्वी का है, 12 से मिलता है। मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। मोखरी वंश के राजा यहाँ पर यज्ञ करवाते हैं, और यज्ञ के पश्चात 4 स्तंभ लगवाते हैं, 3 इनमें से लेख युक्त हैं। इन जो स्तंभों को युग कहा गया है, क्योंकि यज्ञ करने के बाद स्थापित करवाए गए थे या लगवाए गए थे। इसके बाद में बात की बारडोली चित्तौड़ की। बारडोली चित्तौड़ में हूण राजा मिहिरकुल ने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया है। और एक चारचोमा की बात की, चारचोमा कोटा में है, यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर मिलते हैं अपने को। ये कंप्लीट हुआ अपना गुप्त काल। इसके बाद में बात करते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की अगर वापस एक बार मैं बताऊं, बात तो अपन स्टार्टिंग में किए थे, पिछली क्लास में बात किए थे। गुप्तों के बाद का जो काल है इसको गुप्तोत्तर काल कहा गया है, ठीक है। गुप्त वंश के बाद में जो शासक, ये जो भी वंश आए हैं, उनको गुप्तोत्तर काल कहा गया है। ठीक है, देखिए गुप्तों के बाद में गुप्तोत्तर काल आता है, यानी गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल मानते हैं अपन। इस समय त्रिपक्षीय संघर्ष भी चलता है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब अपने को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया की त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं अपन। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है इंडिया की का। राजपूत काल भी प्रारंभ होता है इस समय। तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एक बड़ा जो वंश आता है और उसके बाद में, उसके समाप्ति के बाद में फिर अलग यानी अलग अलग वंश आते हैं, या अलग अलग जो शक्तियां आती हैं, उभरती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्तियां थी, उसको अपन कहते हैं गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल।
गुप्तोत्तर काल में अपने को राजस्थान में एक ही स्थान पढ़ना पड़ता है और एक ही स्थान मिलता है, भीनमाल। ठीक है, भीनमाल की अपन बात करेंगे। देखिए भीनमाल की अगर बात करें अपन, तो भीनमाल में चावड़ा राजपूतों का शासन रहा था पहले। ठीक है, भीनमाल में यानी पहले चावड़ा राजपूतों का। ठीक है, ठीक है। इन जो चावड़ाई राजपूत है इनको चाप भी कहते हैं, चाप राजपूत, और चापोतकर भी कह सकते हैं, या अपने को मिल सकता है कहीं पे चापोतकर या चाप या चावड़ा राजपूत। ठीक है, तो भीनमाल में पहले चावड़ा राजपूतों का राज रहा था, तो भीनमाल पहले चावड़ा राजपूतों की राजधानी था। लिख लेना आप, भीनमाल पहले चावड़ा राजपूतों की राजधानी था या शासन रहा था। आप लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। भीनमाल पहले भाई इनमें से किस वंश की, या ये क्वेश्चन बनेगा, भीनमाल पहले इन निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी रहा था। तो एक चावड़ा वंश दे देंगे और फिर 3 अलग वंश दे देंगे। ठीक है, तो ये चावड़ा राजपूतों की राजधानी रहा था भीनमाल। देखिए ये जो चावड़ा राजपूत है, इनकी जो जानकारी है अपने को अलग अलग जगह से मिलती है। ठीक है, 2-3 जगह से जो एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, तो वहां से जो मिलती है, तो अपने को उन जगहों से पढ़ना पड़ता है और उनको याद भी रखना पड़ता है। पहले बात करें बसंतगढ़ अभिलेख। ठीक है, चावड़ा राजपूतों की जानकारी थोड़ी पढ़ लेते हैं अपन। एक जगह यानी एक अभिलेख पढ़ते हैं, बसंतगढ़ अभिलेख। देखिए बसंतगढ़ अभिलेख के बारे में अपन बहुत बार बात कर चुके हैं, पिछली क्लासेज में भी, शुरुआत में भी गए थे जब राजवंश पढ़ रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो अपन पहले कब बात किए थे बसंतगढ़ अभिलेख की। देखिए जब बसंतगढ़ अभिलेख से अपन पहले बात करते हैं, फिर आगे और बात करते हैं भाई चावड़ा राजपूतों की जानकारी और कहां से मिलती है। देखिए चावड़ा एक राजा था, यानी चावड़ा राजपूतों का एक राजा था, ब्रह्मलाल, जो बसंतगढ़ अभिलेख के अनुसार। ठीक है, बसंतगढ़ अभिलेख के अनुसार चावड़ा राजपूतों का एक राजा था ब्रह्मलाल। ब्रह्मलाल का एक सामंत था राजेल। ठीक है, देखिए जो राजेल था ये अर्बुद देश का जो स्वामी था। ठीक है, बसंतगढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चावड़ा राजा वर्मलाल का एक सामंत था राजेल। ये जो राजेल था अर्बुद देश का स्वामी था, यानी अर्बुद देश का एक प्रकार से सामंत था, वर्मलाल के अंडर में था। ठीक है, ये सामंत था राजेल, अर्बुद देश का स्वामी बताया गया है। तो यहां से जानकारी मिलती है कि भाई राजा था, उस समय राजा का पद था और राजा के नीचे सामंत भी रहते थे। ठीक है, तो बसंतगढ़ अभिलेख ये जानकारी देता है। जालो यानी भीनमाल के एक कवि हुए हैं, कवि माघ। ठीक है, इनकी बात करते हैं अपन। कवि माघ। एक और बात करेंगे ब्रह्मगुप्त की। भीनमाल के ही थे ब्रह्मगुप्त और कवि माघ दोनों। तो पहले अपन कवि माघ की बात कर लेते हैं। कवि माघ की एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है, शिशुपाल वध। ठीक,
कवि माँ की एक पुस्तक है शिशुपाल वध। इससे मुख्यतः ये जानकारी मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किस प्रकार से किया था। इसका उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। कवि माघ की पुस्तक है। देखिए कवि माघ ने इस पुस्तक में बताया है या उल्लेख किया है कि यानी कवि माघ के दादाजी या मेरे दादाजी, इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है मेरे दादाजी, उनका नाम था सुप्रभदेव। ये सुप्रभदेव थे, ये कवि माघ के दादाजी थे। ठीक है, सुप्रभदेव कवि माघ के दादाजी थे। ये राजा ब्रह्मलाद था, इसका जो मुख्यमंत्री था। ठीक है, ये सुप्रभदेव कवि माघ के दादाजी सुप्रभदेव राजा ब्रह्मलाद का मुख्यमंत्री था, या सर्वाधिकारी मान सकते हैं, या एक ऊंचा अधिकारी था। ठीक है, सुप्रभदेव कवि माघ के अनुसार राजा ब्रह्मलाद का एक सर्वाधिकारी था या सर्वोच्च अधिकारी था या मुख्यमंत्री मान सकते हैं। ठीक है, ये यहां तक बात कर चुके अपन। इससे अपने को यह भी जानकारी मिल सकती है या अनुमान लगा सकते हैं भाई कवि जो माघ थे, ये जो चावड़ा राजपूत थे या चावड़ा शासक थे, इनके समकालीन थे भाई। इनकी जानकारी लिखता है तो इनके समकालीन तो था ही। ठीक है, या तो जस्ट अगली पीढ़ी रही हो या भाई समकालीन बिल्कुल। ठीक है भाई, इनकी जानकारी लिखता है एक अच्छे से, यानी इनके दादाजी के बारे में लिखता है तो इनके समकालीन था। तो कवि माघ की बात हो चुकी है। कवि माघ की ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम ध्यान रख लेना। शिशुपाल वध के जो लेखक हैं कौन है, कवि माघ है। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। ठीक है, रिवीजन की तो कोई बात नहीं है। बीनमाल की बात करें, पहले बीनमाल चावड़ा राजपूतों की राजधानी रही थी। इनकी जानकारी बसंतगढ़ अभिलेख से मिलती है। बसंतगढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चावड़ा राजपूतों का राजा था ब्रह्मलाद। ब्रह्मलाद का एक सामंत था राजिल अर्बुद देश का स्वामी बताया गया बसंतगढ़ अभिलेख में। दूसरी जानकारी मिलती है कवि माघ की शिशुपाल वध से। कवि माघ के दादाजी सुप्रभदेव, ये जो राजा सर्वलाद था, ये ब्रह्मलाद था, इसका जो मुख्यमंत्री है सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, अब तीसरी जो जानकारी की बात करें अपन, यह मिलती है ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक से। ठीक है, देखिए इसकी दो पुस्तकें थी ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त भी भीनमाल के निवासी थे। ब्रह्मगुप्त की दो पुस्तकें थी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ठीक है, खंड खाद्य। ठीक है, खंड खाद्य, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडन खाद्य, ये दो पुस्तकें हैं ब्रह्मगुप्त की। देखिए ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा साइड में लिख लेना। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी। बहुत पहले, यानी न्यूटन से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी ब्रह्मगुप्त ने, इसलिए भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। देखिए जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पुस्तक है ब्रह्मगुप्त की, इससे जानकारी मिलती है अपने को चाप वंश की या चावड़ा वंश की। ठीक है, मैं पहले आपको बता दिया चावड़ा जो वंश को चाप वंश भी कहते हैं और चापोत्कर वंश भी कहते हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हर बात लिखने के लिए नहीं है भाई, आप भी लिख सकते हो, मैं समझा देता हूं, आप लिख लेना। ब्रह्मस्फुट जो पुस्तक है, इसके अनुसार, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अनुसार भीनमाल में
चाप वंश के राजा का शासन था, उस राजा का नाम था व्याघ्र। ठीक है, व्याघ्रमुख। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो पुस्तक है, इसके अनुसार भीनमाल में व्याघ्रमुख राजा का शासन था या शासन है। ठीक है, ये भी चाप वंश की जानकारी देता है ब्रह्मगुप्त भी। ये बात हो चुकी है चाप वंश या चावड़ा राजपूतों की जानकारी की, अपने को कहां कहां से मिलती है जानकारी। एक तो मिलती है बसंतगढ़ अभिलेख से, एक देता है अपने को कवि माघ, और एक देता है ब्रह्मगुप्त। ठीक, दोनों भीनमाल के निवासी थे। देखिए, और बात करें, जो ये जानकारी है ये ब्रह्मगुप्त वाली, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत वाली, ये जो जानकारी मिलती है बसंतगढ़ अभिलेख के लगभग 3 वर्ष बाद की जानकारी मिलती है। ठीक है, अपने को जानकारी मिलती है कि ब्रह्मगुप्त की जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जानकारी है, ये बसंतगढ़ अभिलेख के लगभग 3 वर्ष बाद की जानकारी है। तो इससे लगभग अपने को पता चलता है कि यहाँ पर चाप वंश का शासन था। 3 वर्ष पहले जो बसंतगढ़ अभिलेख में अपने को राजा जो ब्रह्मलाद की जानकारी मिलती है, उसके लगभग 3 वर्ष बाद की जानकारी है ये जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की। तो इसमें यहाँ पे इस समय था व्याघ्रमुख जो राजा था, या व्याघ्रमुख राजा का शासन था। तो इस समय भाई चाप वंश का जो शासन रहा था, या यहाँ पे जो भीनमाल में चाप वंश का शासन रहा था। ठीक है, देखिए, जो चावड़ा जो राजपूत थे, या चावड़ा वंश के बाद में जो राजधानी बनती है भीनमाल, प्रतिहारों की राजधानी बनती है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। चावड़ा राजपूतों के बाद या चावड़ा वंश के बाद में जो भीनमाल जो गुर्जर प्रतिहारों के अंडर में आ जाती है, या गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनती है। देखिए, जो प्रतिहारों का अगर मूल स्थान की अपन बात करें, मूल निवासी स्थान की बात करें, तो मंडोर वाला जो क्षेत्र है, मंडोर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ये प्रतिहारों का मूल निवासी स्थान माना जाता है। ठीक है, और जो प्रतिहारों का जो संस्थापक की बात करें, तो हरिश्चंद्र यानी राजा हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहारों का यानी संस्थापक माना जाता है। ये अदर फैक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चावड़ा राजपूतों के बाद में भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनता है। गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल निवासी स्थान मंडोर के आसपास वाला जो क्षेत्र माना जाता है, और संस्थापक हरिश्चंद्र माना जाता है। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग अपन बात कहते हैं बैराट की यात्रा करता है, और चीनी यात्री ह्वेनसांग इधर भी घूम कर गया था या विचरण करके गया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग भीनमाल में आकर गया था। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग बैराट में भी आया था और इधर भीनमाल में भी आया था। एक फैक्ट और याद रख लेना, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल को पीलो मोलो कहा था। ठीक है भाई, चीनी लैंग्वेज होगी, चीनी लैंग्वेज में भीनमाल को पीलो मोलो कहा था ह्वेनसांग ने। देखिए, ये गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल कंप्लीट हो चुका अपना। इनमें भाई अब तक देखिए, जो ये कवि माघ और ब्रह्मगुप्त है, इनकी पुस्तकों का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टार लगा सकते हो आप। जो ये गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल कंप्लीट कर लिए हैं अपन, सभ्यता भी पढ़ चुके हैं। देखिए, लेकिन सभ्यताओं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे जो स्थान है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनका भी अपन नाम और जो स्थान है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, या थोड़ा ध्यान या चर्चा कर लेते हैं उनकी भी। ठीक है, यानी अपन हेडिंग डाल सकते हैं अन्य पुरातात्विक स्थल जो राजस्थान से संबंधित है। देखिए, इनका अपना ज्यादा डिटेल में इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी जो स्थलों की बात करेंगे।
भाई कौन सा, भाई क्या नाम है इस स्थल का और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है वर्तमान। ठीक है, तो उसकी अपन बात करेंगे। 9 से 10 स्थल है, इनकी बात कर लेंगे, ज़्यादा 10 से 12 हो सकते हैं। इनकी बात करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले बात करते हैं गणेश्वर की। गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं। देखिए गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है। ठीक है, ये बस यही दोनों दो फैक्ट है। एक जो ताम्रवती जो सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ठीक है, यहां से तांबा खूब मिलता है। ठीक है, गणेश्वर जो सभ्यता है सीकर में कांतली नदी के किनारे पर है। यहाँ से तांबा खूब बड़ी मात्रा में मिलता है, तो इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। और इस जो गणेश्वर सभ्यता है, इसका जो उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल या आरसी अग्रवाल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आरसी अग्रवाल, और पूरा अगर नाम ले तो रतन चंद्र अग्रवाल, उनकी अपन बात कर चुके हैं। तो उन्होंने इसका उत्खनन किया था। बात करते हैं सुनारी सभ्यता की। ठीक है, एक स्थान है सुनारी सभ्यता। देखिए ये सुनारी सभ्यता है, ये झुंझुनू में है। ठीक है, ये झुंझुनू में है, कांतली नदी के किनारे है। दोनों जो गणेश्वर और जो सुनारी है, ये दोनों कांतली नदी के किनारे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। जो गणेश्वर है सभ्यता सीकर में है, और ये सुनारी है झुंझुनू में है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता से तांबे के साक्ष्य मिलते हैं, ताम्रवती नगरी कहलाती है। और यहाँ से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, लोहे के जो भट्टियों के। ठीक है, लोह भट्टियों के प्राचीन अवशेष मिलते हैं सुनारी सभ्यता से। अब बात करते हैं इसवाल की। इसवाल जो सभ्यता है ये उदयपुर में है। ठीक है, इसवाल सभ्यता है ये उदयपुर में है। इसको औद्योगिक नगरी कहते हैं। यहां से लोहे के कार्य के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आप लिख लेना। तो लोहे के कार्य के जो बड़े रूप में प्रमाण मिलते हैं, तो भाई लोहे का कार्य वहीं पे हुआ होगा जहां पर जो उद्योग को बढ़ावा मिला होगा, या वहां पर उद्योग का कार्य चलता होगा। तो इसवाल वाली जो सभ्यता है इसको औद्योगिक नगरी कहते हैं, आप लिख लेना, औद्योगिक नगरी कहते हैं। और यहां से लोहे के कार्य के साक्ष्य मिलते हैं। एक सभ्यता है जोधपुरा, जो जयपुर में है। देखिए जोधपुरा का नाम समझ के आप जोधपुर मत कर लेना, गलती से कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा समझने लायक बात है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी के किनारे। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में साबी नदी के किनारे। जोधपुरा जो सभ्यता है ये गणेश्वर सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, जोधपुरा सभ्यता गणेश्वर सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। एक स्थान की बात करते हैं कुराड़ा। कुराड़ा जो नागौर में है। ठीक है, जो कुराड़ा नागौर वाली जो सभ्यता है, यहां से कृषि के औजार मिलते हैं। ठीक है, अपन हस्तकला पढ़ रहे थे उस समय भी कृषि के औजारों की बात किए थे। कृषि के औजार अपन नागौर में पढ़े थे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो कुराड़ा जो नागौर में है, यहां से कृषि के औजार मिलते हैं। इसको, या कुराड़ा जो सभ्यता है, इसको औजारों की नगरी भी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, औजारों की नगरी कहते हैं। एक बात करते हैं एक स्थान की, नलियासर। देखिए जो नलियासर है इस सांबर के पास है। ठीक है, तो सांबर जयपुर में आता है। ठीक है,
तो नलियासर सांबर में या जयपुर में है। सांबर याद रखना, नलियासर सांबर में है और सांबर जयपुर में है, तो जयपुर में है। ये स्थान याद रखना है नलियासर का। अब बात करते हैं बरौर की। देखिए जो बरौर वाला जो स्थान है, ये सभ्यता है, ये श्री गंगानगर में है। ठीक है, बरौर जो है ये गंगानगर में है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। जो बरौर वाली सभ्यता है ये गंगानगर में है, और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, बरौर की जो सभ्यता है गंगानगर में, यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के जैसे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। हड़प्पा काल में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हीं के समान अवशेष बरौर से प्राप्त हुए हैं। एक बात करते हैं रेलाना। देखिए कुछ जगह पर अपने को एलाना भी मिल जाता है इसका नाम। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रेलाना, रेलाना या रेलाना, ये अपने को मिलती है जालोर से। ठीक है, रेलाना या एलाना ये जालोर से मिलती है। अब दो तीन जो ऐसी सभ्यताओं की बात, यानी पुरातात्विक स्थलों की बात करेंगे, सभ्यताओं की बात करेंगे, जो उनका फैक्ट तीनों चारों का समान हो। ठीक है, देखिए राउतबाटा कोटा में है। एक स्थान की बात करेंगे कन्यादह। ठीक है, कन्यादह कुछ जगह पर कोटा में मिलता है, लेकिन वो है बारां की किशनगंज में। ठीक है, आलनिया और राउतबाटा है कोटा में। ठीक है, पहले मैं स्थान लिख देता हूं, फिर बात करेंगे। अपन पहले बैराट की बात कर चुके हैं, एक बार यहां पे वापस कर लेते हैं। ये सोहनपुरा सीकर में है। ठीक है, एक डड्डीगढ़ भी अलवर में है। डड्डीगढ़ या डड्डीगढ़ मिल जाएगा। हरसोरा भी अलवर में है। देखिए थोड़ा समझना, ये समझने की बात है। जो राउतबाटा और आलनिया वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों कोटा से मिलते हैं। कन्यादह कुछ जगह पर अपने को कोटा में मिल जाएगा, लेकिन यह है बारां की किशनगंज तहसील में कन्यादह। 9वीं शताब्दी में यह कन्यादह का विकास होता है, या अपने को इसकी जानकारी मिलती है भाई 9वीं शताब्दी में इसका विकास होता है। लेकिन कुछ जो आक्रमण होते हैं, ठीक है, कुछ जो आक्रांतकारी शासक होते हैं, आक्रमण करने वाले शासक होते हैं, उन्होंने इसको 11वीं सदी में या 11वीं सदी में नष्ट कर दिया था कन्यादह को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, 9वीं शताब्दी का है, 11वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया गया था कन्यादह को। बैराट जयपुर में है, अपन बात कर चुके हैं, इस नाम पे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबको पता होगा। विराटनगर भी कहते हैं वर्तमान में। सोहनपुरा सीकर में है। हरसोरा और डड्डीगढ़ अलवर में है। डड्डीगढ़ भी मिल सकता है कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर डड्डीगढ़ मिल जाएगा। अब देखिए ये जो फैक्ट है राउतबाटा से लेके ये डड्डीगढ़ तक, यहां से एक फैक्ट याद रखना है, सभी जगह से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शैल चित्र
ठीक है, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र की अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि शैल चित्र वो होते हैं जो चट्टानों पर चित्रण किया हुआ मिलता है। ठीक है, बेराड से शैल चित्र मिलते हैं, अपन पिछली क्लास में बात किए थे। शैल चित्र चट्टानों पर चित्रण मिलता है अपने को, उसे शैल चित्र कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से शैल चित्र कहां से प्राप्त होते हैं। इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन अलग दे दिए जाएंगे। जैसे एक ऑप्शन दे दे आलनिया, कन्यादह, बेराड, सोनपुरा, और 3 ऑप्शन ऐसे दे दे गणेश्वर, सुनारी, ईश्वर, जोधपुरा। पूरा दूसरा ऑप्शन दे दे जोधपुरा, सुनारी, नलियासर, इस प्रकार से दे दे, तो ये तो नहीं होंगे। लेकिन जहां से शैल चित्र प्राप्त होते हैं और वो ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, या सीधा सीधा एक एक ऑप्शन दे दे निम्नलिखित में से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, एक तो दे दे अपने को बेराड दे दे और 3 इनमें से दे दे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। रावतबाटा, आलनिया, कोटा में यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। कन्यादय 12 की किशनगंज में है, 9वीं सदी का है, 11वीं सदी में इसको नष्ट कर दिया गया था। ये यहाँ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बेराड, जयपुर से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। सोनपुरा, सीकर से प्राप्त यानी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। हरसोरा और डड्डीगरी जो अलवर में है, यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ये बात हो चुकी है जो राजस्थान में अन्य पुरातात्विक स्थल थी, इनकी भी बात हो चुकी है। एक बार इनका वापस रिवीजन कर ले। देखिए, जो राजस्थान में अन्य पुरातात्विक स्थल मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं रिवीजन। गणेश्वर जो सभ्यता है सीकर में है, कांतली नदी के किनारे। इसको ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से तांबे के बहुत बड़े साक्ष्य मिले हैं, बहुत बड़ी मात्रा में साक्ष्य मिलते हैं। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, कांतली नदी के किनारे। लोह भट्टियों के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं सुनारी सभ्यता से। ईश्वर सभ्यता उदयपुर में है, औद्योगिक नगरी कहते हैं इसको। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में साबी नदी के किनारे पर है। पुराड़ा सभ्यता नागौर में है। कृषि औजार यहाँ से मिलते हैं। यह नागौर के कृषि औजार भी प्रसिद्ध है। नलियासर सांबर जयपुर में है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। बरौर गंगानगर से मिलती है। रेलाना या एलाना जालोर से मिलती है। रावतबाटा आलनिया कोटा से मिलती है, यहाँ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। कन्यादय 12 की किशनगंज से मिलती है, यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। बेराड जयपुर से मिलती है, यानी यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। सोहनपुरा सीकर में है, यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। हरसोरा और डड्डीगढ़ अलवर में यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये पुरातात्विक स्थल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम की दृष्टि यानी एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखना। और अपना जो कोर्स है एक बार कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार खुशी तो जाहिर कर सकते हैं, एक बार अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। वापस अपन रिवीजन करेंगे, लेकिन अब 2-4 दिन का गैप देंगे, फिर वापस एक सही तरीके से और एक शॉर्ट फॉर्म में भी अगर अपन रिवीजन की कोशिश करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। भाई अब जो अपन डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, अब अपन शॉर्ट तरीके से भी बात कर सकते हैं, या फिर फुल लेंथ में भी अपन वीडियो बना लेंगे, क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद है। क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।